हेलो क्लास 10th। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल से 2-3 चैप्टर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। 2 चैप्टर को मेरे ख्याल से पढ़ ही लिया है। द वन इज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री को भी पढ़ ही लिया है। अब देखते हैं और कौन-कौन सा चैप्टर बचा हुआ है। सारे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट करना। देखिए हम आपकी वीडियोस बहुत बोरिंग ना हो इसलिए थोड़ा छोटा बनाते हैं। अच्छा दूसरी बात, आपने एक चीज़ ध्यान देना भाई, मैं धीरे बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने करना है अगर बहुत स्लो लग रहा हो तो थोड़ा फास्ट करिए और पढ़िए। बस पढ़ना ही आपका मोटो है। और मैं ज़्यादा वो शो ऑफ वाला चीज़ें नहीं है भाई, सिंपल ईज़ी चीज़ें हैं, पेन है, कॉपी है और हम आप बात कर रहे हैं। चलिए, तो कुछ चीज़ें मेरे को बताने का मन कर रहा था क्योंकि मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा था, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। मैं सोच रहा हूँ उसका एक कलेक्शन करके उसका एक अलग वीडियो बना दूँगा। और वो वीडियो ऐसे ही रैंडमली कभी पड़ जाएगा। और जनरल वे में हमने जो कर रहे थे वो है अपना कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो मुझे प्रश्न को देखते हुए पता चला कि एक चीज़ आपको बता दूं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक ना, एक संबंध है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसको हमें बताने का मन किया तो मैंने कहा चलिए बता देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया कि दो एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 90, वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 180, तो वो वाला सिचुएशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का तो मैं एक यूनिट सर्किल बना दे रहा हूँ। यूनिट सर्किल का मतलब हो गया कि ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट है, और जिसका सेंटर कहाँ से गुजर रहा है बेटा, ओरिजिन से। ये आपका होता है क्या, यूनिट सर्किल होता है। ठीक है, एक यूनिट सर्किल बनाया तो यूनिट सर्किल पे मैंने चार एंगल्स को मैं रखता हूँ, दैट इज 0 डिग्री एंड दैट इज 90 डिग्री। ठीक, that is 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। और अगेन जब ये रिपीट करके पहुंचता है तो कहाँ पहुंच जाते हो बेटा, 360 डिग्री। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं बेटा, ये जो एरो वाला डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब भी डायरेक्शन आपका एंगल्स का होता है मूवमेंट, तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है ना, तभी आपका क्या बनता है, पॉजिटिव एंगल। अगर अगर ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाए तो आपका एंगल कैसा बनेगा बेटा, निगेटिव। और ये इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये घड़ी की ही दिशा, जैसे 3 4 5 ऐसे ही घड़ी चलता है ना, वैसा हो गया, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो आपको जब भी एंगल देगा निगेटिव तो आपने समझ लेना है कि वहाँ पे एंगल क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव दे रहा है दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर 0 से पाई, पाई से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, ऐसा कुछ एंगल्स है। तो अपने को दो एंगल के बारे में पढ़ लेना है अभी के लिए। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स का 0 और 90 के बीच वाला सिचुएशन, दैट इज इक्वल टू। तो देखिएगा भाई, मैं अभी के लिए जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका इसी एक्सिस पे पढ़ेंगे। किस पे, इस पे 0 और 180 वाले ही रिलेशन को पढ़ेंगे। 180 से कम और ऐसे दो एंगल को पढ़ते हैं। तो इधर वाला में समझते हैं तो दैट इज 90 माइनस थीटा। ठीक ना, दैट इज 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। अरे यार ये मिस्टेक हो गया। चलिए यहीं लिख दे रहा हूँ पहले, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक ना, सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। दूसरा, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा। tan कन्वर्ट हो जाता है cot थीटा में और cot हो जाता है tan थीटा में। थर्ड एंड लास्ट पेयर, sec 90 माइनस थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा। sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec is sec theta। ठीक ना, ये आपके कुछ हैं। चलिए इसी प्रकार से मैं 180 वाला थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मन कर रहा था बताने का। तो मान लो कभी आ ही गया, फंस ही गया क्वेश्चन, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से 90 प्लस वाले सिचुएशन को भी बताया जा सकता है, और 180 से घटा कर भी। तो 180 वाले आप 180 वाले को पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो साइन 180 माइनस थीटा कॉस
180 माइनस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, इधर बनाएंगे। ये है 180 माइनस थीटा और ये है कॉट 180 माइनस थीटा। अच्छा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसको प्रयास करिएगा कि ये याद कर लीजिए। अब लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा परेशान होने सकता नहीं है। सेक 180 माइनस थीटा और ये है कॉसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भाई? तो साइन मैं बता दूं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट 180 में से घटा रहे हैं, तो हम इधर जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं और ये हम लोग पहुंच गए हैं कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक ना। केवल यही दो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, अच्छा मैं 90 जब भी इस एक्सिस पे मूव करूंगा तो ये हमेशा सेम आइडेंटिटी को ही रखेगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो को बनाएगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, तो ये रहेगा साइन थीटा। और कौन था पॉजिटिव? कॉसेक था, तो ये क्या बनेगा बेटा? कॉसेक थीटा, ठीक। बाकी सभी सेम लिख दीजिए। कॉस थीटा निगेटिव के साथ, टेन थीटा निगेटिव के साथ और कॉट थीटा निगेटिव के साथ और सेक थीटा दैट्स आल्सो कम विद निगेटिव सिंबल। ये सभी के सभी आपके हो गए। चलिए आपका यहीं पे हम लोग रोकते हैं, यहीं पे सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं। कहोगे तो एक उदाहरण के तौर पे मैं एक प्रश्न ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। उदाहरण अगर एक कर लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियबल होगा। हम लोग इसको प्रयोग करना मुझे लगता है कि सीखना ही चाहिए। और उसी क्रम में मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं आपके लिए एक प्रश्न ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिएगा, तो मैं प्रश्नों को ढूंढ ले रहा हूँ और ढूंढते ही मैं क्या करूँगा? इसको प्रयोग कर लूँगा, ठीक है। 2 मिनट का समय दीजिएगा। यूँ तो नहीं मिला प्रश्न भाई, लेकिन चलिए एक प्रश्न बना लेते हैं। तो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका? साइन 37 डिग्री, ठीक है, और उसके साथ है कॉस 90 माइनस 37 दैट इज इक्वल टू 53, ठीक है, प्लस कॉस 37 डिग्री साइन 53 डिग्री की वैल्यू। ऐसे में तो मैं यही वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, कॉस को चाहे कन्वर्ट कर दूंगा और ये 53 वालों को चाहे कन्वर्ट कर दूंगा, चाहे 37 वालों को कन्वर्ट कर दूंगा। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करूंगा, ठीक ना। तो मैं जैसे ये साइन 37 डिग्री अपना बचा हुआ है, कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया 90 में से घटा कर, तो ये बन गया क्या बेटा? ये बन गया साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में, ठीक है ना। अब इसी हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया क्या? इसको कॉस ही रहने दो, कॉस 37। साइन को फिर से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, साइन किस में चला जाएगा? कॉस में, कॉस 37 डिग्री। अब इस तरीके से आ गया साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 37। अब यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी। आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट्स बिकम 1। तो आपका ये आंसर कितना है? 1 है। चलिए अब इसी तरीके से हमारा आ जाता है, हम लोग एक नए चैप्टर में आते हैं जिसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एक्चुअल में पढ़ते हैं। दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। व्हाट इज द एप्लीकेशंस? इनका प्रयोग क्या है? तो यूँ तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत है। इसका प्रयोग बहुत है और इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। एक दो प्रश्न बहुत 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 बार रिपीटेड है, इसलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। इसमें से ना आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। चलिएगा, तो सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन में है कि हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं भाई। तो इस मतलब होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि आप इससे क्या करते हैं? हाइट को मेजर आउट करते हैं। किसी भी चीज़ की हाइट को, जैसे बिल्डिंग हो गया, क्लिफ हो गया, कोई भी चोटी, कुछ भी ऐसा जो ऊंचा है उसका हम लोग क्या करते हैं? हाइट से फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को भी, जैसे सूर्य वगैरह का, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज, डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। करते किस चीज़ का है? चाहे टावर हो गया, चाहे बिल्डिंग हो गया, चाहे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है।
कभी-कभी हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी हो गई। तो इन सभी को जैसे मैंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है और जैसे समझ लीजिएगा एक बैलून है। एक बैलून है, मेरा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक ना? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ, दिख रहा है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बैलून को देख रहा हूँ, ठीक ना? बैलून को देख रहा हूँ। तो बैलून को देखते हुए ना मैं जिस जगह मेरी निगाह है, तो वहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ। इमेजिनरी लाइन होती है। दूसरा, जहाँ पर ये होता है ना बैलून, जहाँ पर मेरी नज़र पड़ रही है, वहाँ से मैं एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ। तो ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। तो जिस निगाह को जिस एंगल पे मैं उठा के देखता हूँ, जिस सीधी रेखा से मैं देखता हूँ ना, अपनी निगाह कभी तिरछी-मिर्ची नहीं चलती, वो क्या करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन चलती है। तो उसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना? क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब नीचे से अगर मैं देख रहा हूँ, मेरा निगाह कैसा है भई, नीचे है। नीचे से ऊपर की ओर मैं देख रहा हूँ, ठीक है? नीचे से ऊपर की ओर अगर मैं देख रहा हूँ, तो ऊपर की ओर देखते हुए मेरा निगाह क्या कर रहा है, थोड़ा-सा ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर उठा है। तो यही उठा हुआ एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक? और दूसरा ये वर्टिकल लाइन आपकी बन जाती है, ठीक है? ओरिजिन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ना, ये एक ऐसा एंगल मतलब होता है जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से बनाया जाता है। किससे? ये हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनता है और कब बनता है? जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी रेज़ आवर हेड, जब हम अपने सर को ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक ना? टू लुक एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को देखने के लिए जब हम अपनी निगाह को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो उठाते हुए जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता हुआ एंगल होता है ना, वही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। वहीं पर अब इमेजिन करिएगा, मैं हम लोग क्या हैं, किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर एक कार है, ठीक? तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा देखूँगा कार को, ठीक है? मैं कार को देख रहा हूँ। ये रोड पे चल रही है कार, यहाँ पे समझ लीजिएगा रोड पे चल रही है कार। अब कार को देखते हुए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, उसके एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन तैयार करता हूँ। उसी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन से मैं कितने एंगल डाउन अपना सर नीचे करके देख रहा हूँ, वही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप कितना मतलब नीचे की ओर निगाह किए हो। तो इसके बारे में समझ लीजिएगा, सिंपल सा मैं 2 लाइन का बस ऐसा छोटा-सा लिख दे रहा हूँ कि ये लाइन कैसे बनता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? ये आपका है लाइन ऑफ साइट और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक? तो यहाँ पर आपका प्रयोग क्या करना है? तो इ यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, बस इतना सा जान लीजिएगा कि ये तब बनता है व्हेन वी लोअर डाउन, लोअर कैन डाउन तो बहुत ज़्यादा वो डाउन हो जाता है। लोअर आवर हेड टू लुक, सॉरी ये तो दिख ही नहीं रहा था, टू लुक एन ऑब्जेक्ट। जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपने सर को नीचे की ओर झुकाते हैं ना, तब जो एंगल बनता है दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? और वो हमेशा एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो एक चीज़ अब आपको मैं समझा दूँ और समझाकर हम लोग को ये चैप्टर का जो एप्लीकेशन है बस इतना सही है। लेकिन इसका यूज़ जो हमारा हमारा क्वेश्चन में है वो ज़्यादा है। इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन को करेंगे और करने पर यहीं और उसके बाद वीडियो को मैं पॉज़ कर दूँगा और उससे संबंधित प्रश्नों का कलेक्शन मैं अलग से लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना? अब समझिएगा।
एक वस्तु है या एक व्यक्ति है जो एक बिल्डिंग पे खड़ा है और वो नीचे की ओर देख रहा है, ठीक? जिसको देख रहा है वो एक पर्टिकुलर आदमी को देख रहा था और वो आदमी भी यहाँ पर खड़ा है और वो क्या कर रहा है? इसको देख रहा है। ये इसको देख रहे हैं और ये इसको देख रहा है। तो एक चीज़ बताएँगे, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से जब देख रहा है तो ये एक इमेजिनरी लाइन, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई ना कि ये इसकी हाइट हो गई और उसके बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, चूँकि ये दोनों लाइन्स हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए ये लाइन्स क्या होंगे आपके पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल। अब पैरेलल होते ही आपका जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है किन्हीं दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल काटती है तो अल्टरनेट जो आपके एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वही सेम सिचुएशन है कि ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन वो इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के। ठीक ना? ये आपने याद रखना है। अच्छा यहाँ पर जनरल वे में फ़ॉर्मूला कौन-सा प्रयोग होगा? भाई यहाँ पर चूँकि हाइट एंड डिस्टेंस 2 चीज़ों की बात होती है ना? क्या कहा मैंने? कोई ट्रायंगल है और जैसे ये हाइट है, हाइट का या फिर डिस्टेंस का ही बात करते हैं हम लोग और होता है तीसरा एंगल। तो हाइट और डिस्टेंस 2 ही चीज़ें कॉमनली ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज़ करते हैं tan की वैल्यू। किसकी? tan की। और tan की वैल्यू होती क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है ना? या इसी को कहते हो परपेंडिकुलर लेंथ को ही क्या कहते हैं? हाइट और ये आपका डिस्टेंस हो गया, हाइट अपन डिस्टेंस। या अगर अपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना? तो ये आपका है सूत्र और यही मैक्सिमम टाइम आपका यूज़ होगा, ठीक है? चलिए, तो अरे! क्या बताएँ? चलिए प्रश्न एक ले लेते हैं और प्रश्न ऐसा ढूँढ के लिया जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ हो, ठीक है? अब देखिएगा प्रश्न है आपका क्वेश्चन 2 व्हीलर्स मैं प्रश्न पढ़ूँ क्या? आपके मेरे ख़्याल से सभी लोग ना सुनिएगा भाई, जिसको प्रश्न चाहिए होगा, मेरे आवाज़ को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉज़ करिएगा, एक दूसरे मोबाइल को लीजिएगा, आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिएगा या फिर वैसे डायरेक्टली गूगल सर्च मार के इसको आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक ना? दिया गया है 2 पिलर्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ 80 मीटर वाइड रोड। देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है? एक 80 मीटर चौड़ा रास्ता दिया गया है, ठीक है? और कह रहा है कि इसके दोनों 2 पिलर्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ 80 मीटर वाइड रोड, यानी कि 2 बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं, दोनों तरफ 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक? अ, उसके बाद हाइट ऑफ वन पिलर इज 20 मीटर मोर देन द हाइट ऑफ अदर पिलर, यानी कि अगर मैंने एक की हाइट h मान ली तो दूसरी क्या है बेटा? वो 20 मीटर ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h प्लस 20 या 20 प्लस h, ठीक है? अब कह रहा है कि 20 meter more than the height of other from a point of road between the pillar the angle of elevation of height of pillar is 60 degree, ठीक ना? क्या कर रहा है? एंड वेयर द दैट अदर पिलर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक पॉइंट है रोड के बीच में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाइट पिलर हाइयर पिलर, सॉरी यही मैं शब्द क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था किसको मैं 60 डिग्री बनाऊँ, किसको 30 डिग्री। मैं क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं रहा था। कह रहा है जिसकी हाइट ज़्यादा है, उस बिल्डिंग की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है कितना? 60 डिग्री है और जिसका कम है उसका है कितना बेटा? 30 डिग्री है। ठीक है? अब आपसे कह क्या रहा है? वेयर दैट ऑफ अदर पिलर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर एंड हाइट ऑफ ईच पिलर। सबसे पहली बात पोजीशन बताना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करने के लिए मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस है x,
ठीक है ना? तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए चालू करें भाई? चलिए चालू करते हैं। तो सारी चीज़ें हमें पता करनी है, हमें 2 चीज़ें पता करनी है। दोनों को मतलब वो पोजीशन पता करना है, कितना डिस्टेंस पे वो इस पिलर से दूर है। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, दूसरी हमको फाइंड आउट करनी है h की वैल्यू। चलिए, हम सबसे पहले इसके नामकरण कर देते हैं। इसका है A, इसका B, इसका C, D और E के रूप में, ठीक है? मैं सबसे पहले tan 30 की वैल्यू लगाता हूँ। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 अपॉन रूट थ्री। चलिए याद कर लीजिएगा भाई जल्दी से इसको। तो x का एक रिलेशन बन गया इसी इधर से। तो x बराबर आ गया कितना भाई? x के रिलेशन आ गया रूट थ्री एच। कितना आ गया? रूट थ्री एच। अब इसी तरीके से मैं दूसरे वाले का प्रयोग करूंगा। दूसरे वाले में क्या है? वहां पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट्स इज 60 डिग्री। कितना है भाई? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो ये आपका बन जाएगा tan 60 डिग्री बराबर h प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एक्स। अब इसकी जो tan 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? रूट थ्री होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और अपनी वैल्यू रख देंगे कितना? इसको मैं इधर रख दे रहा हूँ 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री इक्वल टू एच प्लस 20। अभी इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूंगा तो ये बन जाएगा 80 रूट थ्री, ठीक। अब h की वैल्यू ये वाला है ना, तो ये x इंटू रूट थ्री है इक्वल टू एच प्लस 30। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में ले रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू किसमें? इक्वेशन सेकंड में ले आकर रख दे रहा हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी, चलिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 80 रूट थ्री माइनस एक्स की वैल्यू लेकर आया तो ये बन गया रूट थ्री एच। एच को इधर लिख दे रहा हूँ इंटू रूट थ्री इक्वल टू एच प्लस 30। ये बन जाएगा 80 रूट थ्री, ये h और रूट थ्री मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 3h बराबर h प्लस 30, ठीक है ना? चलिए अब दूसरी तरफ इसको लेकर जाते हैं। एक तरफ जैसे एच एच वाले सारे एक तरफ कर देंगे और सारे नंबर्स एक तरफ कर देंगे तो ये बन जाएगा 80 रूट थ्री माइनस, यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना था? ये 20 था, मैं 30 लिखते आ रहा हूँ भाई, इसको देखिएगा। ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 4h। 4 से मैं डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा 20 रूट थ्री, चार दूनी आठ, हाँ ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू है कितना? h है, h की वैल्यू। अब यहाँ पर मैं इतने पर भी रोक सकता हूँ। अगर वहाँ पर h बरा रूट थ्री की वैल्यू दे दे पेपर में 1.73 समथिंग करके, तब आप उसको प्रयोग कर लेंगे। अदरवाइज यहीं पर छोड़ देंगे, आपने यहीं पर छोड़ देना है। चलिए इसी तरीके से x की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय 20 रूट थ्री माइनस 5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 20 और 3, ये हो जाएगा 60 माइनस 5 रूट थ्री। अब दोनों में आपने यूनिट लगा देना है मीटर एंड मीटर। तो ये आपका हो गया एक उदाहरण कंप्लीट। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा, सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का धन्यवाद।